हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में, जिसमें मैं मुस्कान खंडेलवाल आप सभी को पढ़ा रही हूँ कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके, जो प्रीलिम्स 2026 में हमारे लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर लिया था। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टूरिज़्म ऑफ मध्य प्रदेश या एमपी टूरिज़्म स्टार्ट किया था, जिसे भी हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को एमपी टूरिज़्म से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बताने वाली हूँ, जिससे कई बार एक दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर से पूछ लिए जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एमपी टूरिज़्म पढ़ा था। एमपी टूरिज़्म में हमने ऑलरेडी एमपी का हिस्टोरिकल टूरिज़्म, आर्कियोलॉजिकल टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म और नेचुरल टूरिज़्म। हिस्टोरिकल टूरिज़्म के अंदर हमने मध्य प्रदेश के किले, मध्य प्रदेश के अलग अलग गुफाएं या मध्य प्रदेश की गुफा समूह, मध्य प्रदेश के प्रमुख महल और मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधियां और मकबरों के बारे में डिस्कस किया था। देन आफ्टर हमने आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में मध्य प्रदेश की प्रमुख जो प्रागैतिहासिक काल की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उसे हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने महत्वपूर्ण कायथा, नागदा, नावदटोली और अन्य साइट्स के बारे में चर्चा की थी। नेक्स्टली हमने देखा था मध्य प्रदेश का रिलीजियस टूरिज़्म। रिलीजियस टूरिज़्म ने हमें मध्य प्रदेश के अलग अलग जो समाज के या मध्य प्रदेश के अलग अलग जो उसमें कम्युनिटीज़ हैं, जैसे बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हमने, जैसे सोनगिरी, मुक्तागिरी, पावन गजा, कोमटगिरी सिचुएटेड है अलग अलग जगह, कहाँ पे कितने मंदिर हैं, कौन सा किस बेसिस पे इम्पोर्टेंट है, ये हमने चीज़ें देखी थी। नेक्स्ट हमने मध्य प्रदेश का नेचुरल टूरिज़्म, मतलब मध्य प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य के कुछ चीज़ें देखी थी या कुछ स्थल देखे थे, जिसमें हमने पचमढ़ी, भेड़ाघाट, चित्रकूट और अमरकंटक के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी टूरिज़्म के मिसलेनियस टॉपिक्स को, जिसमें हम मध्य प्रदेश के कुछ इम्पॉर्टेंट म्यूजियम्स और मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट कुछ म्यूजिशियंस, पेंटर्स और थिएटर आर्टिस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो एस्पिरेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को, जहां हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट म्यूजियम्स ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों को भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम सबसे पहले कौन से देखेंगे, मध्य प्रदेश के जो केंद्रीय संग्रहालय हैं या मध्य प्रदेश में सिचुएटेड जो सेंट्रल म्यूजियम्स हैं वो देखेंगे। देन स्टेट म्यूजियम्स देखेंगे, उसके बाद कुछ अदर म्यूजियम्स देखेंगे। तो सबसे पहले है सेंट्रल म्यूजियम्स ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के केंद्रीय संग्रहालय। केंद्रीय संग्रहालयों में मध्य प्रदेश में सबसे पहला कौन सा आएगा, सेंट्रल म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि इंदौर में सिचुएटेड है। Established by Holkar ruler in the year 1923 as नवरत्न मंदिर। इसे किसने स्थापित किया था या इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसकी जो स्थापना है वो होलकर शासकों के द्वारा की गई थी इन द ईयर 1923। और क्या कहा गया था, इसका तब नाम क्या था, नवरत्न मंदिर। It was established by Holkar ruler as नवरत्न मंदिर इन द ईयर 1923। तो ये ईयर भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सेंट्रल म्यूजियम है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, इंदौर में। और ये किसको संरक्षण देता है या यहाँ पे क्या देखने को मिलती हैं, यूरोपियन पेंटिंग्स। यूरोपियन पेंटिंग्स, यूरोपियन पेंटिंग्स का संग्रहालय है, जहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार की यूरोपियन पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो कौन सा एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल म्यूजियम है मध्य प्रदेश में, उसका नाम है केंद्रीय म्यूजियम या सेंट्रल म्यूजियम, जिसकी स्थापना होलकर शासकों द्वारा 1923 में की गई थी नवरत्न मंदिर के नाम से। यहाँ पर यूरोपियन पेंटिंग्स को संरक्षण दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय सिचुएटेड है भोपाल में। इट इज सिचुएटेड इन द भोपाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ
मध्य प्रदेश। ऑब्जेक्टिव SC/ST प्रमोशन एंड प्रमोशन ऑफ फोक आर्ट एंड फोक आर्ट ऑफ कंट्री। ऑब्जेक्टिव क्या है इस म्यूजियम का? तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का प्रमोशन करना और मध्य प्रदेश के जो फोक आर्ट है, जो लोक कला है, उसको पूरी कंट्री या इंटायर कंट्री में उसे प्रमोट करना। तो SC/ST प्रमोशन मतलब बोल सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का वन ऑफ द ट्राइबल म्यूजियम है। कौन सा म्यूजियम है? ट्राइबल म्यूजियम। इसे क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी ट्राइबल म्यूजियम या इंदिरा गांधी जनजातीय संग्रहालय, जहां पर जो कि भोपाल में सिचुएटेड है और जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड प्रमोशन ऑफ MP कल्चर या MP फोक आर्ट इन द इंटायर कंट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट म्यूजियम है सांची पुरातत्व संग्रहालय या सांची म्यूजियम। एस्टेब्लिश्ड बाय सर जॉन मार्शल। किसने एस्टेब्लिश किया था? जॉन मार्शल ने। पब्लिश्ड मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, जिसमें क्या पब्लिश किया जाता है? सांची के मॉन्यूमेंट्स के बारे में। तो कौन सा संग्रहालय है? सांची पुरातत्व संग्रहालय। तो हमने कौन से इंपॉर्टेंट 3 सेंट्रल म्यूजियम्स देखे? इंपॉर्टेंट 3 सेंट्रल म्यूजियम है। सबसे पहला एक केंद्रीय संग्रहालय जो कि इंदौर जिले में सिचुएटेड है। दूसरा हमने देखा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि ट्राइबल जो भी फोक आर्ट है उनको प्रमोट करता है और SC/ST कल्चर को प्रमोट करता है और प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट हमने देखा सांची पुरातत्व संग्रहालय, जो मध्य प्रदेश के सांची में है, रायसेन जिले में, और एस्टेब्लिश्ड बाय सर जॉन मार्शल। पब्लिश्ड मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। फिर नेक्स्ट हैं कुछ स्टेट म्यूजियम्स, मतलब राजकीय स्तर पे कुछ म्यूजियम्स हैं, कुछ संग्रहालय हैं। वो कौन कौन से हैं तो देखते हैं। सबसे पहले है एक MP स्टेट म्यूजियम, मतलब मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय, अर्लियर नोन एज एडवर्ड म्यूजियम। और पहले इसको क्या कहते थे? एडवर्ड म्यूजियम, जिसकी स्थापना किसने कराई थी? सुल्तान जहां बेगम। भोपाल की अंतिम जो फीमेल रूलर थी, सुल्तान जहां बेगम, 4th फीमेल रूलर ऑफ भोपाल, जिनके समय पे भोपाल में कई सारे क्या हुए थे? मॉडर्न डेवलपमेंट। इसलिए इनके एरा को या इनके शासनकाल को क्या बोला जाता है? मॉडर्न एज इन भोपाल या भोपाल राज्य का आधुनिक काल कहा जाता है। किसके शासनकाल को? सुल्तान जहां बेगम के। तो इन्हीं सुल्तान जहां बेगम या इनका अन्य नाम था कैखुसराव जहां बेगम, तो इन्होंने एडवर्ड म्यूजियम की स्थापना कराई थी, जो कि अभी किस नाम से जाना जाता है? MP स्टेट म्यूजियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साकेत रामायण कला म्यूजियम। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि साकेत रामायण कला म्यूजियम कहाँ सिचुएटेड है। तो कहाँ पे सिचुएटेड है ये? ओरछा में। 2022 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, साकेत रामायण कला म्यूजियम कहाँ पर सिचुएटेड है? ओरछा में। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय या महाराजा छत्रसाल म्यूजियम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के धुबेला गांव। कहाँ में? धुबेला। जहां पे हमने एक चीज और क्या देखी थी? धुबेला में क्या है? धुबेला में सिचुएटेड है मस्तानी महल। मस्तानी महल कौन थी? मस्तानी पेशवा बाजीराव की सेकेंड वाइफ और महाराजा छत्रसाल की बेटी। जब बैटल ऑफ जैतपुर हुआ था, कौन सा बैटल? बैटल ऑफ जैतपुर, तो पेशवा बाजीराव महाराजा छत्रसाल की ओर से लड़े थे और जब वे युद्ध जीत गए थे तब उन्होंने अपनी शादी किससे? उन्होंने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी थी? पेशवा बाजीराव से। तो जो मस्तानी महल है वो भी धुबेला छतरपुर में है और महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, महाराजा छत्रसाल म्यूजियम, ये कहाँ पे है? धुबेला छतरपुर। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती म्यूजियम, सिचुएटेड इन जबलपुर। तुलसी म्यूजियम, रामवन सतना। तुलसी म्यूजियम कहाँ पे है? रामवन सतना, जिनका काम है जो भी तुलसीदास जी के वर्क्स हैं उनको प्रमोट करना। कहाँ पर सिचुएटेड है? रामवन सतना में। गुजरी महल म्यूजियम ग्वालियर में, इसकी स्थापना किसने कराई? इसकी स्थापना कराई थी मान सिंह तोमर। तोमर डायनेस्टी के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? मान सिंह तोमर। तोमर डायनेस्टी के सबसे प्रतापी शासक थे मान सिंह तोमर, जिन्होंने गुजरी महल म्यूजियम की स्थापना कराई थी। कहां पर कराई थी?
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के क्या हुए स्टेट म्यूजियम्स। कौन कौन से? सबसे पहले है एक तो एमपी स्टेट म्यूजियम, नेक्स्ट है साकेत रामायण कला म्यूजियम, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय जो कि दुबेला छतरपुर में सिचुएटेड है, रानी दुर्गावती म्यूजियम सिचुएटेड इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है तुलसी म्यूजियम जो कहाँ पे सिचुएटेड है? रामवन सतना में, फिर गुजरी महल म्यूजियम जिसकी स्थापना तोमर डायनेस्टी के सबसे प्रतापी शासक मैजेस्टिक किंग मान सिंह तोमर ने करवाया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम्स हैं। जिला संग्रहालय कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले जहांगीर महल म्यूजियम, ये है ओरछा निवाड़ी। जहांगीर महल म्यूजियम, जहांगीर महल का निर्माण किसने कराया था? कल भी हमने पढ़ा था जब हम इंपॉर्टेंट पैलेसेस या महल पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के, तो एक हमने पढ़ा था जहांगीर महल। किसने स्थापना कराई थी जहांगीर महल की? वीर सिंह देव बुंदेला। वीर सिंह देव बुंदेल शासक थे, बुंदेल रूलर थे, वीर सिंह देव बुंदेल या वीर सिंह देव बुंदेला, जिन्होंने जहांगीर महल की स्थापना कराई थी। जब जहांगीर ओरछा आने वाले थे तब उनके सम्मान में या उनके ठहरने के लिए। और यही वीर सिंह देव जो हैं उन्होंने क्या किया था? जहांगीर के कहने पे अकबर के नवरत्न अबुल फजल की हत्या कर दी थी 1602 में। कब? 1602 में। तो जहांगीर महल म्यूजियम कहाँ है? ओरछा। यशोवर्मन म्यूजियम, यशोवर्मन म्यूजियम शैव जैन और वैष्णव किस किस धर्म से रिलेटेड है? शैविज्म, जैनिज्म और वैष्णविज्म। शैव धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म से। कहाँ पर सिचुएटेड है? मंदसौर। मंदसौर में यशोवर्मन म्यूजियम सिचुएटेड है। उसके बाद फिर रीवा महाराजा म्यूजियम ऑल्सो नोन एज वेंकट भवन, ऑल्सो नोन एज वेंकट भवन। रीवा महाराजा म्यूजियम को क्या बोलते हैं? वेंकट भवन। फिर नेक्स्ट है देवी अहिल्या म्यूजियम, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? महेश्वर में। देवी अहिल्या संग्रहालय कहाँ पर सिचुएटेड है? महेश्वर में। देवी अहिल्याबाई ने जब शासन की बागडोर संभाली थी तब उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर शिफ्ट कर ली थी और उन्होंने महेश्वर में महेश्वर के किले का निर्माण करवाया था। और उसी तरीके से देवी अहिल्या म्यूजियम भी कहाँ पर है? महेश्वर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम्स हुए जिसमें एक है जहांगीर महल म्यूजियम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यशोवर्मन म्यूजियम, फिर रीवा महाराजा म्यूजियम एंड नेक्स्ट कौन सा है? देवी अहिल्या म्यूजियम विच इज सिचुएटेड इन महेश्वर। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ट्राइबल म्यूजियम्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय संग्रहालय। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय संग्रहालयों में कौन कौन सा है? एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो हम कहाँ पे पढ़े हैं? जैसे भोपाल में। नेक्स्ट है एमपी ट्राइबल म्यूजियम, ये भोपाल में है। फिर है बादल भोई म्यूजियम, बादल भोई म्यूजियम छिंदवाड़ा में सिचुएटेड है। बादल भोई म्यूजियम कहाँ पे सिचुएटेड है? छिंदवाड़ा। स्वतंत्रता सेनानी बादल भोई के नाम पे रखा गया था, है ना, जो छिंदवाड़ा के थे। कौन थे बादल भोई? स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम पे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे बादल भोई, जिनके नाम पे जो छिंदवाड़ा का म्यूजियम है उसका नाम रखा गया बादल भोई म्यूजियम। तो ट्राइबल म्यूजियम में सबसे पहले है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो भोपाल में है। नेक्स्ट है एमपी ट्राइबल टूरिज्म जो भोपाल में सिचुएटेड है। फिर है श्री बादल भोई म्यूजियम सिचुएटेड इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स हुए मध्य प्रदेश के। उसके बाद अन्य कुछ म्यूजियम्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। अदर म्यूजियम्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो कौन कौन से अदर म्यूजियम्स हैं मध्य प्रदेश के? तो सबसे पहले ग्वालियर में है एक जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम,
जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम। फिर नेक्स्ट है मंदसौर में नटनागर शोध संस्थान। नटनागर शोध संस्थान कहाँ पर सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। सबसे पहले ग्वालियर का जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम, नेक्स्ट है मंदसौर में नटनागर शोध संस्थान। फिर उज्जैन में कौन सा है इंपॉर्टेंट? त्रिवेणी म्यूजियम। तो जो त्रिवेणी संग्रहालय है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में है। और एक जब हम फेयर्स मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि त्रिवेणी मेला कहाँ पे लगता है? तो त्रिवेणी मेला लगता है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस याद रखना है कि त्रिवेणी मेला जो है वो रतलाम में लगता है और जो त्रिवेणी म्यूजियम है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। फिर नेक्स्ट है भोपाल। तो भोपाल में एक है माधवराव सापरे म्यूजियम और दुष्यंत कुमार मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम या दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, ये भोपाल में है। और एक है माधवराव सापरे म्यूजियम। कौन थे माधवराव सापरे? तो इनके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा था जब हम क्या पढ़ रहे थे? इम्पोर्टेंट लिटरेरियर मतलब इम्पोर्टेंट साहित्यकार पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के, कि माधवराव सापरे जो हैं तो इनका जन्म पथरिया, दमोह के पथरिया विलेज में हुआ था, माधवराव सापरे का। उसके बाद इनकी एक स्टोरी है, कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी जिसे मध्य प्रदेश की पहली हिंदी स्टोरी कंसीडर किया जाता है। कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी। और इनकी दो प्रमुख और बुक्स हैं, एक है महाभारत मीमांसा, एक है महाभारत मीमांसा और एक है हिंदी दशबोध। हिंदी दशबोध। एक है महाभारत मीमांसा और फिर है हिंदी दशबोध। तो भोपाल में कौन से इंपॉर्टेंट दो संग्रहालय हैं? वो इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम्स हैं वो अलग हैं। उनके अलावा दो और अदर म्यूजियम्स हैं भोपाल में। कौन कौन से? एक है माधवराव सापरे और एक है दुष्यंत कुमार मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम। नेक्स्ट है जबलपुर में राजमहल मड़वैया निजी संग्रहालय। कौन सा? राजमहल मड़वैया निजी संग्रहालय। कभी कभी ऐसे हमसे ऐसे अजीबो गरीबो नाम भी जो है पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में कि ये पर्टिकुलर म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये सिचुएटेड है जबलपुर में। नेक्स्ट है राजा मृगेंद्र सिंह म्यूजियम, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। उसके बाद तुलसी शोध संस्थान, ये हमने पढ़ा, चित्रकूट में है। गोविंद पैलेस रीवा। गोविंद पैलेस कहाँ पे है? रीवा। और रीवा में गोविंदगढ़ सिटी किसने बसाई थी? रीवा में गोविंदगढ़ सिटी, गोविंदगढ़, जहाँ पे मैंगो रिसर्च सेंटर है। तो गोविंदगढ़ सिटी जो है वो रघुनाथ सिंह बघेल, रघुनाथ सिंह बघेल जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। अमरकंटक और सोहागपुर के बदले इन्होंने 2000 सोल्जर्स जो है वो कर्नल हाइडी को प्रोवाइड किए थे। तो इस तरीके से इन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का साथ दिया और इन्हीं रघुनाथ सिंह बघेल ने गोविंदगढ़ सिटी की क्या कराई? स्थापना। और फिर इस गोविंदगढ़ सिटी में मैंगो रिसर्च सेंटर, मैंगो रिसर्च सेंटर, मैंगो रिसर्च, हम मध्य प्रदेश के कई सारे रिसर्च सेंटर्स पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम ज्योग्राफी जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम एग्रीकल्चर के अंदर कई सारे रिसर्च सेंटर पढ़ेंगे। तो एक है मैंगो रिसर्च सेंटर जिसकी स्थापना किसने कराई है? जिसकी स्थापना महाराजा मार्तंड सिंह बघेल, जिनकी स्थापना महाराजा मार्तंड सिंह ने कराई, महाराजा मार्तंड सिंह। फिर नेक्स्ट है टीकमगढ़, वहां पे कुंडेश्वर म्यूजियम है, कुंडेश्वर मंदिर भी है टीकमगढ़ में, है ना, जहाँ पे शिवलिंग है। तो कुंडेश्वर म्यूजियम कहाँ पे है? टीकमगढ़ में। और कुंडेश्वर का मेला भी कहाँ पर लगता है? टीकमगढ़ में। उसके बाद भिंड में खरात खुला म्यूजियम, कौन सा इंपॉर्टेंट म्यूजियम है? खरात खुला म्यूजियम। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट म्यूजियम हमने देखे? सबसे पहले एक ग्वालियर का म्यूजियम, कौन सा? जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय। नेक्स्ट हमने मंदसौर का देखा, नटनागर शोध संस्थान,
उज्जैन में त्रिवेणी म्यूजियम और त्रिवेणी मेला रतलाम में। नेक्स्ट है भोपाल का माधवराव सापरे और दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, दुष्यंत कुमार मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम। नेक्स्ट है जबलपुर का राजमहल मड़वैया निजी संग्रहालय। उसके बाद शहडोल का राजा मृगेंद्र सिंह म्यूजियम। नेक्स्ट है चित्रकूट सतना का तुलसी शोध संस्थान, रीवा का गोविंद पैलेस, टीकमगढ़ में कुंडेश्वर म्यूजियम और भिंड में खरात खुला म्यूजियम। केंद्रीय संग्रहालय कौन कौन से हैं प्रमुख मध्य प्रदेश में? पहला तो सेंट्रल म्यूजियम जो हमारे इंदौर में सिचुएटेड है, जिसकी स्थापना होलकर शासकों द्वारा कराई गई थी नवरत्न मंदिर के नाम से 1923 में। उसके बाद फिर कौन सा था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। देन फिर कुछ स्टेट म्यूजियम, इंपॉर्टेंट ट्राइबल म्यूजियम कौन कौन से हैं? तो 3 इंपॉर्टेंट ट्राइबल म्यूजियम हमने देखे थे। एक तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो भोपाल में है। नेक्स्ट ये भी सेंट्रल म्यूजियम है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। उसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा देखा था? एमपी का ट्राइबल म्यूजियम, एमपी ट्राइबल म्यूजियम, ये भी कहाँ पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? बादल भोई म्यूजियम, ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है, बादल भोई म्यूजियम। तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स भी कंप्लीट हुए और अब हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक जो कुछ संगठन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक संगठन। तो सबसे पहले कौन सा है? मध्य प्रदेश कला परिषद। मध्य प्रदेश कला परिषद, इनसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए कृपया कर आप एक पेज में या किसी कॉपी में प्रॉपर इन चीज़ों को एक जगह पर नोट कर लें, क्योंकि बुक्स में ये चीज़ें हमें ऑथेंटिक रूप में नहीं मिलती है ना। डेट्स की या तो मिस्टेक होती है या तो कई बार ईयर्स की भी या लोकेशन की मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे तो मैंने अपने नोट्स से आप लोगों को बताया है, ये नोट्स ऑथेंटिक हैं, मैंने कई जगह से रिसर्च किया है। तो ईयर में या किसी के भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या डेट्स हैं उसमें कोई भी सुधार नहीं होगा, है ना। तो मध्य प्रदेश कला परिषद, इसकी स्थापना कब की गई? 1952 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्व एज द स्टेट अकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स मतलब ललित कला, और मध्य प्रदेश में ललित कला के लिए कौन सी फेलोशिप दी जाती है? अमृता शेरगिल फेलोशिप। कौन सी? अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल फेलोशिप। तो इंपॉर्टेंट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का कला परिषद। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेट का जो डांस है या ड्रामा, म्यूजिक या फाइन आर्ट्स, इसको प्रमोट करना। उसके बाद ये एक मैगजीन पब्लिश करते हैं जिसका नाम है कलावर्थ। कलावर्थ पब्लिशेस मैगजीन कलावर्थ। कौन सी मैगजीन पब्लिश करती है परिषद? कलावर्थ। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1952। और किसका? स्टेट एकेडमी है जहां पर म्यूजिक, डांस, ड्रामा और फाइन आर्ट्स का प्रमोशन होता है। फाइन आर्ट्स मतलब ललित कला, और ललित कला के लिए मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार अमृता शेरगिल फेलोशिप जो है वो क्या करती है? प्रदान करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद।
इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 1954 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिजर्व, प्रमोट एंड प्रोपोगेट हिंदी लिटरेचर। किसको प्रमोट करना? हिंदी लिटरेचर को। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1954 में हुई। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है प्रिजर्वेशन, प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ हिंदी लिटरेचर। और कई सारे फेस्टिवल्स है, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, उसके बाद अन्य कुछ समारोह हैं, जैसे जो देवास में एक समारोह होता है, उसके अलावा बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये सब इम्पोर्टेंट कौन थे? पोइट्स थे, राइटर्स थे। तो उस तरीके से कई सारे जो इवेंट्स हैं उनको भी ऑर्गेनाइज कराते हैं ये जो इम्पोर्टेंट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है मध्य प्रदेश के। तो साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में, कला परिषद की स्थापना 1952 में। कौन सी मैगजीन पब्लिश करती है कला परिषद? कलावर्त मैगजीन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी, इस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 1969। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लिटरेचर हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू हिंदी लिटरेचर। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी में हिंदी साहित्य को, हिंदी लिटरेचर को प्रमोशन दिया जाता है, और जो भी कवि हैं या लेखक हैं उनको वित्तीय सहायता, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है हिंदी लेखन के लिए। किसके लिए? हिंदी साहित्य लेखन। क्या दिया जाता है हिंदी साहित्य के लेखन के लिए? वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब कौन सी मैगजीन पब्लिश करती है? साक्षात्कार। हिंदी ग्रंथ अकेडमी द्वारा कौन सी मैगजीन पब्लिश की जाती है? साक्षात्कार। कलावर्त मैगजीन कौन पब्लिश करता है? कलावर्त मैगजीन जो है वो कला परिषद पब्लिश करती है। और ये जो साक्षात्कार मैगजीन है ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी के द्वारा पब्लिश की जाती है। कब स्थापित हुई थी ये? 1969 में। अब ये जो साहित्य परिषद है मध्य प्रदेश का, ये कला परिषद, कला परिषद भोपाल में सिचुएटेड है, साहित्य परिषद ये भी भोपाल में है, हिंदी ग्रंथ अकेडमी भी भोपाल में है, और अब हम देख रहे हैं उर्दू अकेडमी, तो ये भी मध्य प्रदेश में भोपाल में ही है। मोस्ट ऑफ द अकेडमीज भोपाल में है ना। इस्टेब्लिशमेंट 1976। अब इसका क्या होगा? उर्दू लिटरेचर को प्रमोट करना। जैसे हिंदी अकेडमी का एम था हिंदी लिटरेचर को प्रमोट करना, वैसे उर्दू अकेडमी का एम क्या है? उर्दू लिटरेचर को प्रमोट करना। इस्टेब्लिशमेंट 1976, लोकेशन भोपाल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश कालिदास अकेडमी। तो मध्य प्रदेश कालिदास अकेडमी भोपाल में नहीं है, ये सिचुएटेड है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। उज्जैन। कालिदास अकेडमी कहाँ पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रांसलेट एंड पब्लिश कालिदास and other glorious works of Sanskrit in different languages of the world। जो कालिदास, सबसे पहले तो कालिदास के ऊपर कई सारे रिसर्चेस करना, उसके बाद जो कालिदास के वर्क्स हैं संस्कृत लैंग्वेज में, उन्हें देश की उन्हें विश्व की अलग अलग भाषाओं में लिखना या अलग अलग भाषाओं में पब्लिश करना। अब कालिदास कौन थे? कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, और ये जो कालिदास थे ये फेमस पोइट थे। एंशियंट इंडिया जो थे है, तो एंशियंट समय के कौन थे? प्राचीन काल के कौन थे प्रमुख पोइट? इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं कालिदास की? तो सर्वप्रथम इनके जो महाकाव्य हैं, तो महाकाव्य इनके दो हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। ये हमने लिटरेचर्स में पढ़ा था, जिसमें रघुवंशम में महाराजा दिलीप से रघुवंश तक सभी की स्टोरी दी हुई है। उसके बाद कुमार संभवम में कालिदास के पहले जो रघुवंशम है उसकी कुछ कहानी, फिर कुमार कार्तिकेय का बर्थ, शिव पार्वती की शादी है ना, और तारकासुर का वध, ये चीजें कुमार संभवम में दी हुई हैं। देन उसके बाद इनके दो खंड काव्य कौन कौन से हैं? एक तो है ऋतु संहारम, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया और बसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ माना गया। उसके बाद मेघदूतम,
ऋतु संहारम के बाद एक है मेघदूतम, ये लिरिकल पोयम है जिसमें उन्होंने अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है, साथ ही साथ बेतवा और चंबल नदी का वर्णन भी किया है। उसके बाद इनके कुछ प्रमुख ड्रामा हैं, कौन कौन से हैं? एक है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें हमें शुंग डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन मिलती है, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के जो प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है, उसकी जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट है विक्रम उर्वशीयम, जिसमें विक्रम और देवलोक की अप्सरा उर्वशी, इनकी प्रेम कहानी की जानकारी मिलती है। तो यही कालिदास अकेडमी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। उज्जैन में क्यों है? क्योंकि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबार था उज्जैन का, तो उस उज्जैन के दरबार में नवरत्नों में से एक कौन थे? कालिदास, और ये उज्जैन में है। इसका एम क्या है? कालिदास के जो भी संस्कृत के वर्क्स हैं उन्हें विश्व की अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश करना। नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी कहाँ पर सिचुएटेड है? भोपाल में। लेकिन प्रतिवर्ष जो अलाउद्दीन समारोह सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा? अलाउद्दीन खान फेस्टिवल, ये कहाँ का है? मैहर, क्योंकि वो कहाँ के थे? मैहर के। उस्ताद अलाउद्दीन खान ये मैहर के थे और प्रतिवर्ष उनकी मेमोरी पे मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह का आयोजन कराया जाता है। कौन आयोजित कराता है? अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1979। ऑब्जेक्टिव प्रमोट एंड प्रिजर्व इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकेडमी। अब जैसे उर्दू अकेडमी का था उर्दू साहित्य को प्रमोट करना, हिंदी अकेडमी का था हिंदी साहित्य को प्रमोट करना, वैसे सिंधी साहित्य अकेडमी का है कि सिंधी वर्क्स और सिंधी साहित्य को प्रमोट करना, सिंधी लैंग्वेज को और सिंधी लिटरेचर को प्रमोट करना। एस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 1983, लोकेशन इज एट भोपाल। लोकेशन कहाँ पे है? भोपाल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी। अब संस्कृत अकेडमी जैसे हिंदी अकेडमी वैसे ही संस्कृत अकेडमी, हिंदी अकेडमी का काम था हिंदी लिटरेचर को प्रमोट करना, संस्कृत अकेडमी का काम है संस्कृत लिटरेचर को प्रमोट करना। एस्टेब्लिशमेंट 1985 में, लोकेशन भोपाल। नेक्स्ट है फिर कौन सी? तुलसी अकेडमी। 1987 में तुलसी अकेडमी स्टेब्लिश की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव है रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ तुलसी लिटरेचर, रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ तुलसी लिटरेचर। जो भी तुलसीदास जी के लिटरेचर्स हैं उनका रिसर्च करना और उनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और प्रमोट करना। ये एक मैगजीन पब्लिश करते हैं, कौन सी? तुलसी अकेडमी भोपाल में सिचुएटेड है। कौन सी मैगजीन पब्लिश करते हैं? समाधान मैगजीन। समाधान नहीं, पब्लिशर्स तुलसी प्रतिनिधि। पब्लिश्ड मैगजीन तुलसी प्रतिनिधि। तो तुलसी अकेडमी मध्य प्रदेश के भोपाल में है और उसका काम क्या है? रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ तुलसी लिटरेचर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश भोजपुरी एंड पंजाबी साहित्य अकेडमी, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी भोपाल में। कहाँ पर हुई थी स्थापना? भोपाल में। अब इनका काम क्या होगा? डेवलप भोजपुरी एंड पंजाबी लैंग्वेज, भोजपुरी एंड पंजाबी लैंग्वेज को डेवलप करना, उसके बाद उसे प्रोटेक्ट करना, देन प्रमोट करना और प्रिजर्व करना। मध्य प्रदेश भोजपुरी एंड पंजाबी साहित्य अकेडमी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 2013 में। कहाँ पर? भोपाल में। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डेवलप भोजपुरी एंड पंजाबी लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स। तो ये मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जिसमें मेजर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो वो भोपाल में ही सिचुएटेड है, एक्सेप्ट कालिदास। कालिदास कहाँ पे है? कालिदास अकेडमी मध्य प्रदेश के
उज्जैन जिले में। फिर नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आता है भारत भवन, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत भवन, भारत भवन कहाँ पर सिचुएटेड है? भारत भवन भोपाल में। इनॉग्रेशन 13 फरवरी 1982, डेट एंड ईयर दोनों इंपॉर्टेंट है, बाय मिसेस इंदिरा गांधी, तत्कालीन कौन? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। आर्किटेक्ट मतलब इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया, और इसका एम क्या है? टू प्रमोट फाइन और विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट और विजुअल आर्ट को प्रमोट करना, मतलब ललित कला, मध्य प्रदेश की जो ललित कला है, डांसेस एंड ड्रामा है, फोक कल्चर है, उसको प्रमोट करना। तो भारत भवन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। इसके आर्किटेक्ट कौन थे? चार्ल्स कोरिया। एस्टेब्लिशमेंट या इनॉग्रेशन ऑन 13 फरवरी 1982 बाय देन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी। अब इसके 5 पार्ट हैं। कितने पार्ट्स हैं इसके? 5। इसके 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसमें रूपांकर, रंगमंडल, बगार्थ, अनहद और छवि। तो रूपांकर क्या था? ये है एक म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, मतलब ललित कला की एक संस्था है। इट इज द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट। देन रंगमंडल, ये एक थिएटर है, एक रंगमंच है। बगार्थ, इंडियन क्लासिकल एंड फोक पोइट्री, इंडियन क्लासिकल एंड फोक पोइट्री का केंद्र है। अनहद, सेंट्रल ऑफ इंडियन क्लासिकल एंड फोक सॉन्ग, इंडियन क्लासिकल और फोक जो भारतीय संगीत या लोक गान है जो, उसका केंद्र है। और छवि, इंडियन क्लासिकल एंड फोक सिनेमा, इसका केंद्र है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट 5 पार्ट है भारत भवन के? सर्वप्रथम भारत भवन की स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई। इसका इनॉग्रेशन 13 फरवरी 1982 में हुआ था, जिससे किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। उसके बाद नेक्स्ट इसके 5 पार्ट्स हैं। आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया थे। उन 5 पार्ट में सबसे पहले है रूपांकर, जो कि क्या था? फाइन आर्ट म्यूजियम। नेक्स्ट था रंगमंडल, जो कि एक रंगमंच है, मतलब क्या है? एक थिएटर। उसके बाद है वगार्थ, अनहद और छवि। तो वगार्थ क्या है? फोक पोइट्री का सेंटर। अनहद है फोक म्यूजिक का सेंटर या फोक सॉन्ग का सेंटर। और छवि ये क्या है? सेंटर ऑफ इंडियन क्लासिकल एंड फोक सिनेमा। तो ये क्या हुए? मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के टूरिज्म में कुछ मिसलेनियस चीजें, जिसमें हमने आज क्या पढ़ा? तो अब हमने क्या देख लिया? मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स और मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम कुछ देखते हैं मिसलेनियस के अंदर मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस, पेंटर्स और फेमस थिएटर आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जिनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे अपने एमपी के जो यूनिट 2 है, प्रीलिम्स का जो यूनिट 2 है, जिसे हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कंप्लीट जो एमपी हिस्ट्री और एमपी का आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक था, वो हमने आज अपना समाप्त कर लेना है। और देन हमें अपनी नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, जो हमारा यूनिट 4 है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स एमपी पॉलिटी, उसके बाद एमपी इकोनॉमी, और फिर हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे 8 से 10 क्वेश्चंस हर बार आते हैं, ट्राइबल पर्सनैलिटीज एंड ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो आज के इस लेक्चर में ये हमारा फाइनल टॉपिक होने वाला है, जिसके बाद हमारी यूनिट 2 पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से फिनिश हो जाएगी। और यहाँ पर हमने अपने फर्स्ट लेक्चर से लेके आज तक जो कुछ भी पढ़ा यूनिट 2 में, तो आप ये मान के चलिए, नोट कर लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चंस भी आते हैं आपको यूनिट 2 के, तो 10 में से 8 क्वेश्चंस इन लेक्चर से आपके 100% गारंटी के साथ सॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीलिम्स के हर एक डायमेंशन को कवर किया है। कई चीज़ें पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया भी है कि जो मेरे नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है वो पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फाइनल टॉपिक,
ऑफ यूनिट 2 ऑफ प्रीलिम्स, है ना, आर्ट एंड कल्चर या टूरिज्म, पूरे ओवरऑल आने वाला कौन सा, फेमस म्यूजिशियंस, पेंटर्स और थिएटर आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस ऑफ मध्य प्रदेश कौन कौन है। सबसे पहले तानसेन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमको पता होनी चाहिए। तो तानसेन, अलाउद्दीन खान, देन है शंकर राव पंडित, कृष्ण राव पंडित, फादर है इनके शंकर राव, कृष्ण राव के फादर, राजा भैया पूंछ वाले, उस्ताद हाफिज अली खान, कुमार गंधर्व, राजा चक्रधर सिंह और पंडित कार्तिक राम। तो इनके बारे में हम लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किनके बारे में, तानसेन। तो कौन थे भाई तानसेन? तानसेन कौन थे? तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वन ऑफ दी नवरत्न ऑफ अकबर, है ना, वन ऑफ दी नवरत्न ऑफ अकबर। अब क्या ये हमेशा से अकबर के ही दरबार में थे? इसको और ऑर्गेनाइज फॉर्म पे हम लिखते हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम किनके बारे में? तानसेन। तो तानसेन, तानसेन के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि इनका बर्थ कब हुआ। इनका बर्थ हुआ था 1506 बेहट विलेज। बेहट विलेज कहाँ पर है? बेहट विलेज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो बॉर्न इन 1506 इन बेहट विलेज इन ग्वालियर। उसके बाद नेक्स्ट में, मतलब बाद में, जब हम लास्ट में 1589 जब इनकी डेथ हुई, इनकी डेथ कहाँ पे हुई? अकबर कोट, अकबर कोट। तो 1589 में इनकी डेथ हुई और ये भी हम पढ़ेंगे कि इनकी डेथ कैसे हुई। तो इनका जन्म कब हुआ? 1506 एट बेहट विलेज इन ग्वालियर। 1589 में इनकी डेथ हुई अकबर के दरबार में। अब इनके मेंटोर कौन थे? मेंटोर जिन्होंने इन्हें संगीत की शिक्षा दी वो कौन थे? गुरु घोष, गुरु घोष। जब हम मध्य प्रदेश के फेमस टॉम्ब पढ़ रहे थे, प्रमुख समाधि और मकबरे पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था टॉम्ब ऑफ तानसेन ग्वालियर, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद गौस वो भी ग्वालियर में सिचुएटेड है। कौन थे गुरु गौस? तानसेन के मेंटोर जिन्होंने उन्हें संगीत की शिक्षा प्रदान की थी। अब ये किसके कोर्ट में थे? तानसेन किसके दरबार में थे? पहले अकबर के दरबार में तो वो बुलाने पर गए थे, है ना, किंग रामचंद्र बघेल, किंग रामचंद्र बघेल। और किंग रामचंद्र बघेल जो हैं, बघेल डायनेस्टी के राजा रामचंद्र बघेल, ये किसके कंटेम्प्ररी थे? किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। तो जो तानसेन थे वो इतने ज्यादा विख्यात संगीतकार थे कि अकबर को उनके बारे में पता चला। और जिस वक्त अकबर अपने आगरा के कोर्ट में था उस वक्त तानसेन राजा रामचंद्र बघेल ऑफ द रीवा के दरबार में थे। तो तानसेन को लेने के लिए अकबर ने 1562 में, कब? 1562 में, 1526 में, 1562 में अकबर ने किसे भेजा? जलाल को, कि आप जाइए और किसे लेके आइए? तानसेन को। तो तानसेन रिमेन इन द कोर्ट ऑफ राजा रामचंद्र बघेल ऑफ द रीवा। और जब तानसेन पूरे जो देश में प्रख्यात एक संगीतकार बन गए थे, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, अलग अलग जगह उनके गानों की, उनके रागों की चर्चा होने लगी थी, तब अकबर ने अपने दरबार में किसको बुलाए थे? तानसेन को। और तानसेन को लेने के लिए किसे भेजा गया था? जलाल। जलाल वॉज सेंट टू टेक तानसेन टू दी अकबर कोर्ट।
और अकबर जो थे वो तानसेन से को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि वो उनकी हर एक बात मानते थे, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं तानसेन के जो डेथ का रीजन। तो तानसेन की डेथ कैसे हुई? तो ऐसा माना जाता है कि तानसेन जो थे उनकी डेथ दीपक राग गाने की वजह से। अब गाने की वजह से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? तो जो तानसेन थे तो अकबर उनके मतलब अकबर को वो बहुत प्रिय थे। तानसेन जो कहते थे अकबर उस बात को कभी नहीं टालते थे। तो ये चीजें जो अदर कोशियर्स थे, जो अदर दरबारी, कुछ और दरबारी थे अकबर के कोर्ट के, उनको पसंद नहीं थी। और लोगों को, उनके दरबारियों को ये पता था कि दीपक राग गाने से दीपक जल उठते हैं, है ना। मतलब उन्होंने क्या कहा था, उनके जो दरबारी थे उन्होंने अकबर से कहा था कि आप तानसेन से दीपक राग गवाएं। तो जब अकबर ने उनकी बातों को नहीं माना, लेकिन फिर बार बार दरबारियों ने इंसिस्ट किया, बार बार उन्होंने कहा, तो अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने, कौन सा गाना, दीपक राग गाने को कहा। अब तानसेन इतने प्रभावशाली गायक थे कि ऐसा माना जाता है कि जब वो गाते थे तो दीपक भी जल जाते थे, है ना। तो जब उन्होंने दीपक राग गान, पहले तो तानसेन मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि इससे आग भी लग सकती है। तो जब वो फाइनली, जब मतलब अकबर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि उन्हें दीपक राग गाना ही पड़ेगा, तो जब वो दीपक राग गाना गा रहे थे तब दीपक जल उठे, मतलब दिए जल गए थे। और साथ ही साथ पूरे वातावरण में इतनी गर्मी हो गई थी कि उस गर्मी की वजह से महल में आग लग गई थी, जिस आग से तानसेन की मृत्यु हो गई थी, है ना। उनका एक रीजन ये भी माना जाता है डेथ का, और एक ये है कि वो दीपक राग गाना गा रहे थे। तो दीपक राग गाना गाते गाते वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, उस गर्मी की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। बट उस गर्मी को और उस आग को बुझाने के लिए उनकी जो बेटियां थी उन्होंने क्या गाया, राग मल्हार, या बोलते हैं जिसको राग मेघ मल्हार। ये केवल एक नॉर्मल स्टोरी का पार्ट है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव में आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो ये कि दीपक राग किसकी रचना है। तो दीपक राग गाने से जब वो बीमार पड़ गए तो उनकी बेटियों ने राग मल्हार गाया, जिसके बाद आग बुझ गई। लेकिन वो वातावरण की गर्मी इतनी अधिक थी कि तानसेन अपनी ज्यादा उम्र की वजह से उसे ना सह पाए और 83 साल की उम्र में 1589 में उनकी डेथ हो गई। कहाँ पर उनकी डेथ हुई? अकबर के कोर्ट में, अकबर के दरबार में। इसलिए उनके डेथ का कॉज क्या माना जाता है? दीपक राग। क्योंकि दरबारियों ने अकबर से क्या कहा था कि वो उनसे दीपक राग गवाएं, क्योंकि वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे कि अकबर तानसेन को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी हर एक बात मानते हैं, उनकी किसी भी बात को नहीं टालते। तो दरबारियों ने सोचा कि क्यों ना तानसेन को ही खत्म कर दिया जाए, और वो ये जानते थे कि तानसेन के दीपक राग से आग भी लग सकती है। और फिर वैसा ही हुआ, जिसके बाद जो तानसेन थे वो हमेशा के लिए बीमार हो गए और 2 से 3 साल बाद 1589 में उनकी डेथ हो गई थी। तो एक तो इम्पोर्टेंट इनकी राग है दीपक राग। उसके बाद एक ये गाते थे मियाँ की मल्हार या मियाँ मल्हार, और एक है मियाँ सारंगी। मियाँ मल्हार, मियाँ सारंगी और एक मियाँ की तोड़ी। ये इंपॉर्टेंट राग हैं जो वो अकबर के दरबार में गाते थे। अब तानसेन को मियाँ टाइटल किसने दिया? अकबर ने। तानसेन को मियाँ का जो टाइटल है वो किसने दिया था? अकबर ने। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। फिर जब ये तानों के उस्ताद बने, है ना, तब उन्हें तानसेन की उपाधि किसके द्वारा दे दी गई थी? चित्रकूट के एक राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा इन्हें तानसेन की उपाधि मिली। फिर कुछ समय तक इन्होंने राजा रामचंद्र बघेला ऑफ रीवा के दरबार में संरक्षण रखा, इन्हें संरक्षण दिया गया। उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी, ये इतने प्रभावशाली गायक थे कि इन्हें उस समय पे अकबर, मुगल शासक अकबर ने अपने कोर्ट में बुलाया। कोर्ट में बुलाने के बाद, है ना, अकबर के वन ऑफ द फेमस क्या बन गए थे, वन ऑफ द प्रभावशाली ये
नवरत्न बन गए थे और अकबर ने अपने नवरत्नों में से एक बना लिया था, जो कि फेमस म्यूजिशियन थे। इनकी मृत्यु अकबर के कोर्ट में दीपक राग गाने से हुई थी और इन्हें मियाँ का टाइटल किसने दिया था? अकबर ने। तानसेन रिसीव्ड द टाइटल ऑफ मियाँ फ्रॉम मुगल रूलर या मुगल किंग अकबर। क्या क्या गाते थे ये? मियाँ राग, मियाँ की मल्हार और मियाँ की टोडी। उसके बाद इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस हैं। क्या है इंपॉर्टेंट कंपोजिशन? या इंपॉर्टेंट बुक्स में बोलूं, ये तो इनकी रागें हुई, जो मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग और मियाँ मल्हार या दीपक राग, ये जो इनके गाने हैं ये इनके प्रमुख राग हैं। इनके इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस या इनकी इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी हैं? एक है संगीत सारा और एक है रागमल, आर हिज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ म्यूजिक। संगीत सारा एंड रागमल आर इज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ म्यूजिक। कौन कौन सी? संगीत सारा और राजमल। क्या है ये इनके इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस। तो क्या पढ़ा हमने तानसेन एज अ म्यूजिशियन के बारे में? तानसेन के बारे में ही हमने इतना डिटेल पढ़ा है। अब बाकियों के बारे में हमें केवल थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो किस घराने से थे या कुछ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है या किस उपाधि से उन्हें दिया गया, फेमस है वो। तो तानसेन के बारे में हमने पढ़ा 1506 में इनका बर्थ हुआ बेहत विलेज ग्वालियर में। रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम था। इनके मेंटोर जो जिससे इन्होंने संगीत की शिक्षा ली वो गुरु घोष थे। ये राजा रामचंद्र बघेला ऑफ रीवा के दरबार में थे। उसके बाद 1562 में अकबर ने जलाल को भेजा कि वो तानसेन को उनके आगरा के कोर्ट में लेके आए। वहां वो दीपक राग गा रहे थे। दीपक राग गाने से पहले तो वो अकबर के नवरत्नों में से एक बन गए, उसके बाद ये दीपक राग गा रहे थे। दीपक राग गाने से वातावरण में चारों ओर गर्मी फैल गई, आग लग गई, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा बुखार हो गया, है ना। और फिर कुछ समय बाद इनकी 83 वर्ष की उम्र में क्या हो गई? मृत्यु। इन्हें मियाँ का टाइटल किसने दिया था? अकबर ने। तो ये है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तानसेन के बारे में। चलिए, तो ये हो गए तानसेन। अब हमें किनके बारे में पढ़ना है? अभी जिनकी हमने एकेडमी पढ़ी, उस्ताद अलाउद्दीन खान। कहाँ पर है उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी? उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी सिचुएटेड इन भोपाल इन द ईयर 1979। और क्या एम है इसका? प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है। अब कौन थे उस्ताद अलाउद्दीन खान? तो ये थे सरोद वादक, सरोद प्लेयर। सरोद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये फेमस सरोद कौन थे? ही वॉज द फेमस सरोद प्लेयर। बर्थ प्लेस कहाँ है इनका? मैहर में। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? मैहर बैंड। तो मैहर बैंड क्रिएटेड बाय हिम। उसके बाद इन्हें कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी या कौन कौन से टाइटल्स दिए गए थे? तो आफ्ताब ए सरोद, आफ्ताब ए सरोद एंड भारत गौरव, भारत गौरव की उपाधि इन्हें दी गई थी। आफ्ताब ए सरोद एंड भारत गौरव। एक और महानुभव हैं, है ना, जिन्हें आफ्ताब ए सरोद की उपाधि दी गई, वो भी सरोद प्लेयर हैं। लेकिन जैसे ये मैहर घराने से थे, वो बंगस घराने से थे। ठीक है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान में क्या है? ये सरोद वादक थे, ये मैहर में थे। मैहर बैंड को इन्होंने क्रिएट किया था, मैहर बैंड क्रिएटेड बाय हिम। उसके बाद इन्हें किस किस टाइटल से नवाजा गया? आफ्ताब ए सरोद और भारत गौरव। इसके अलावा इन्हें भारत सरकार द्वारा कौन कौन से अवार्ड मिले? पद्म विभूषण, जो कि हाईएस्ट पद्म सम्मान है, एंड पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, दो इंपॉर्टेंट सम्मान इन्हें प्रदान
किए गए। कौन कौन से? अवॉर्डेड विथ पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। तो कभी अगर आपसे प्रीलिम्स में या मेंस में अगर कभी 2 मार्क्स में आपसे उस्ताद अलाउद्दीन खान पूछ लिया गया तो आप इस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो ये क्लास प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, प्रीलिम्स के लिए तो रामबाण है। एमपीजीके के अलावा आपको इस क्लास के बाद कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है ना। बट कुछ चीजें मैं बीच बीच में ऐसी भी बताती हूँ या खुद से लिख के बताती हूँ कि आप लोगों को वो प्रीलिम्स में 2 या 7 मार्कर में बहुत ज्यादा काम आएगी, है ना। और मैंने टूरिज्म में तो कई सारी चीजें बताई हैं। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान ये सरोद प्लेयर थे, मैहर घराने से थे। मैहर बैंड इन्होंने क्रिएट किया था। इन्हें आफ्ताब सरोद और भारत गौरव की उपाधि से नवाजा गया था। पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया था। उसके बाद ना कुछ इनके इंपॉर्टेंट डिसिपल्स थे। डिसाइपल्स कौन कौन थे इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स इनके? एक तो है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, फिर ज्योति भट्टाचार्य, पंडित रविशंकर, ज्योति भट्टाचार्य और निखिल बनर्जी। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स थे। किसके? उस्ताद अलाउद्दीन खान के। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान ये मैहर घराने के थे। इन्होंने मैहर बैंड का निर्माण किया था। इन्हें आफ्ताब सरोद और भारत गौरव उपाधि से नवाजा गया था। इन्हें मध्य भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान जो है वो प्रदान किए गए। इनके इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स जो हैं वो कौन कौन है? प्रमुख शिष्य पंडित रविशंकर, पन्नालाल घोष, निखिल बनर्जी और ज्योति भट्टाचार्य। एक और है पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष ये इनके इंपॉर्टेंट कौन है? डिसाइपल्स। अब उस्ताद अलाउद्दीन खान, इसको आप सब नोट कर लीजिए। देन वी विल स्टार्ट आफ्टर हाफ मिनट्स ब्रेक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा देखना है हमको? शंकर राव। शंकर राव पंडित। शंकर राव पंडित कौन से घराने से थे ये? ग्वालियर घराने से। ख्याल गायक थे, एक्सपर्ट इन ख्याल स्टाइल। दोस्तों हमने यहाँ पे आपके आर्ट एंड कल्चर में कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा टॉपिक नहीं छोड़ा, इसलिए आप इन चीज़ों के नोट्स बनाकर प्रॉपर अपने पास रख लीजिए क्योंकि प्रीलिम्स में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो शंकर राव पंडित, एक्सपर्ट इन ख्याल स्टाइल, ये इंपॉर्टेंट क्या थे? ख्याल सिंगर। अब अगर हम अभी ये नहीं पढ़ के जाते तो हम तुक्का लगा के आते और हम लगा जाते कि ये सरोद वादक थे, है ना। तो शंकर राव पंडित ग्वालियर घराने से थे, ख्याल सिंगर थे, ठीक है। उसके बाद इनके इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स कौन कौन से थे?
इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स, एक तो इनके बेटे कृष्ण राव, इनके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे, कृष्ण राव। फिर काशीनाथ मूले, काशीनाथ मूले, और बाबू साहब जोशी, बाबू साहेब जोशी, बाबू साहेब जोशी। तो सबसे पहले शंकर राव पंडित, ये ग्वालियर घराने से थे। ही वॉज द एक्सपर्ट इन द ख्याल स्टाइल। और इंपॉर्टेंट डिसिपल्स कौन कौन से थे? कृष्ण राव, काशीनाथ मूले और बाबू साहेब जोशी। नेक्स्ट हमने अभी कृष्ण राव का नाम देखा है ना, सॉरी ये है कृष्ण राव। तो कृष्ण राव के बारे में अब हम पढ़ते हैं। कृष्ण राव, कृष्ण राव कौन थे भाई? ये कृष्ण राव कृष्ण राव थे, ही वॉज द सन ऑफ शंकर राव पंडित, सन ऑफ शंकर राव पंडित। अब वो सन ऑफ शंकर राव पंडित तो थे ही, शंकर राव पंडित के बेटे ही थे, साथ ही साथ ये शंकर राव पंडित के कौन थे? प्रमुख शिष्य या इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स। तो ऑब्वियस है कि ये भी कौन से स्टाइल में होंगे फेमस? ही वॉज द एक्सपर्ट इन द ख्याल स्टाइल, एक्सपर्ट इन दी ख्याल स्टाइल। अब इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर या अपने पिताजी के सम्मान पर कौन सा विद्यालय स्थापित कराया था? गंधर्व महाविद्यालय, एस्टैब्लिश्ड गंधर्व महाविद्यालय। एस्टैब्लिश्ड गंधर्व महाविद्यालय कहां पर? ग्वालियर में, इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर शंकर राव पंडित। अपने पिताजी शंकर राव पंडित की मेमोरी में इन्होंने ग्वालियर में किसकी स्थापना कराई थी? गंधर्व महाविद्यालय की। ही वॉज द सन ऑफ शंकर राव पंडित और एक्सपर्ट थे किसमें? ख्याल स्टाइल में। उसके बाद इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी? इन्हें उपाधि मिली थी गायक शिरोमणि, गायक शिरोमणि, गायक शिरोमणि। तो कृष्ण राव पंडित, ही वॉज द सन ऑफ शंकर राव पंडित, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ द शंकर राव पंडित, एक्सपर्ट इन द ख्याल स्टाइल, कंस्ट्रक्टेड या एस्टेब्लिश्ड गंधर्व महाविद्यालय इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर शंकर राव। और इन्हें उपाधि किसकी मिली थी? गायक शिरोमणि। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस देख लेते हैं इनके। एक है संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, और नेक्स्ट है संगीत अलप संचारी। संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश और संगीत आलाप संचारी, ये इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस हैं कृष्ण राव पंडित के, जो कि ग्वालियर घराने से थे, शंकर राव के बेटे थे, शंकर राव के इंपॉर्टेंट डिसाइपल थे। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना करवाई इन्होंने, इन्हें गायक शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया गया। संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश और संगीत आलाप संचारी का कंपोजिशन किया इन्होंने। नोटेड प्रॉपरली। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अबाउट राजा भैया पूछ वाले। राजा भैया पूछ वाले, तो इनका ओरिजिनल नेम क्या था? ओरिजिनल नेम था इनका बालकृष्ण, बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर। बालकृष्ण आनंदराव
Aptekar. He was also the one of the major disciple of Shankar Rao, disciple of Shankar Rao Pandit. He was the disciple of शंकर राव पंडित. राजा भैया पूंछ वाले ये भी कहां से थे भाई? तो ये भी ग्वालियर घराने से थे. ग्वालियर घराना. ग्वालियर घराना ख्याल सिंगिंग या ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है. ये भी ग्वालियर घराने से थे. ओरिजिनल नेम है इनका बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर, डिसिपल ऑफ शंकर राव पंडित. उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस, कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट कंपोजिशन? इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है तान मल्लिका, ध्रुपद धामर, ठुमरी तरंगिनी, और एक है और गायकी. तो राजा भैया पूछ वाले इनका ओरिजिनल नेम है बालकृष्ण आनंद राव अपटेकर. ही वॉज ए डिसाइपल ऑफ शंकर राव पंडित. इनके इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है तान मल्लिका, ध्रुपद धामर, ठुमरी तरंगिनी और गायकी. उसके बाद इन्होंने एक म्यूजिकल टेक्स्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिकल टेक्स्ट. कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिकल टेक्स्ट. मल्लिका, क्या नाम था? मल्लिका बाई भट्ट खांडे. कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिकल टेक्स्ट मल्लिका भाई भट्ट खांडे. कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिकल टेक्स्ट मल्लिका भाई भट्ट खांडे. तो ये अपन ने किनके बारे में पढ़ा? राजा भैया पूंछवाले, जिनका वास्तविक नाम कभी आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है? बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर. और ये भी ग्वालियर से ही थे. देन नेक्स्ट हमें देखना है जिनका भी मैंने जिक्र किया था, उस्ताद हाफिज अली खान. उस्ताद हाफिज अली खान. तो उस्ताद हाफिज अली खान कौन थे? ये बंगस घराने से थे. बिलोंग्स टू बंगस घराना. ये भी बंगस घराने से थे. ये भी प्रमुख क्या थे? सरोद प्लेयर, फेमस सरोद प्लेयर. और इसे कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? इन्हें नवाजा गया था आफ्ताब ए सरोद. आफ्ताब ए सरोद. तो उस्ताद हाफिज अली खान ये बंगस घराने से थे. ही वॉज द फेमस सरोद प्लेयर. और इन्हें किससे नवाजा गया था? आफ्ताब ए सरोद से. इनका जन्म अराउंड 1888 में हुआ था. 1888. ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा आप लोग. उस्ताद हाफिज अली खान के बाद एक इंपॉर्टेंट नाम है, आप सभी इनसे परिचित हैं, कुमार गंधर्व. मध्य प्रदेश सरकार कुमार गंधर्व सम्मान भी देती है इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. कब स्थापित हुआ था कुमार गंधर्व सम्मान? 1992 में. ठीक है, 1992 में. चलिए, तो इनके बारे में देखते हैं कुछ. कुमार गंधर्व जो हैं, इनका वास्तविक नाम क्या था? बालकृष्ण
आनंद राव, सॉरी दिस वॉज नॉट हिज नेम, इनका नाम था शिवपुत्र सिद्धनपा कोमकली। हिज रियल नेम वॉज शिवपुत्र सिद्धनपा कोमकली, है ना। कुमार गंधर्व जो हैं इनका वास्तविक नाम क्या था, शिवपुत्र सिद्धनपा कोमकली। इन्हें कबीर ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड यानी संगीत जगत का कबीर कहा जाता है। ही वॉज नोन एज दी कबीर ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड। संगीत जगत के कबीर के नाम से किन्हें नवाजा जाता है या किन्हें जाना जाता है, कुमार गंधर्व। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपोजिशन कौन कौन से इनके, अनिमोहिनी, मालवटी सहेली, भैरव, लगान और गांधर, ये इनके इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। अनिमोहिनी, मालवटी सहेली, भैरव, लगान और गांधर, ये क्या है इनके इंपॉर्टेंट कंपोजिशन। उसके बाद इनके बर्थ एनिवर्सरी पे कौन सा मनाया जाता है फेस्टिवल, कुमार गंधर्व समारोह, ऑर्गेनाइज्ड इन कुमार गंधर्व समारोह, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमृत फेस्टिवल। अमृत फेस्टिवल, अमृत फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, देवास में। एंड इट वॉज कमेंस्ड ड्यूरिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कुमार गंधर्व। जहाँ पे जो उभरते हुए सितारे हैं या ये जो न्यू टैलेंट्स हैं म्यूजिक में, उन्हें प्रमोट किया जाता है ना, और उनके वर्क्स को, उनके काम को सराहा जाता है। तो कौन थे कुमार गंधर्व, ये इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। इनका वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धनपा कोमकली था। इनका इंपॉर्टेंट कंपोजिशन कौन सा था, अनिमोहिनी, मालवटी सहेली, भैरव, लगान और गांधर। उसके बाद कुमार गंधर्व सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1992-93 में दिया गया था, स्टार्ट किया गया था, और प्रतिवर्ष इसे दिया जाता है। प्रतिवर्ष या 1-2-3 वर्षों में इसे दिया जाता है। और समारोह अमृत फेस्टिवल इन देवास ऑर्गेनाइज्ड इन हिज मेमोरी विच वॉज कमेंस्ड ड्यूरिंग हिज बर्थ एनिवर्सरी। पहला कुमार गंधर्व सम्मान किसे मिला था, जो कुमार गंधर्व सम्मान है, तो ये तो जब हम मध्य प्रदेश में अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ेंगे, पूरा मध्य प्रदेश जब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद मतलब यूनिट 10 ट्राइबल्स के बाद मैं आप लोगों को उस समय के लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स होंगे मध्य प्रदेश के वो बताऊंगी, जिससे एग्जाम के टाइम को आपको यहाँ वहाँ सर्च करने की जरूरत ना पड़े कि 2023 के लेटेस्ट हैं कि 24 के लेटेस्ट हैं कि 21 के लेटेस्ट हैं। तो मैं वो आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद बताऊंगी एकदम लेटेस्ट। लेकिन जो कुमार गंधर्व सम्मान है वो फर्स्ट किसको मिला था, अजय चक्रवर्ती। अजय चक्रवर्ती, अजय चक्रवर्ती को मिला था। ठीक है, तो ये हुआ कुमार गंधर्व के बारे में। कुमार गंधर्व के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आते हैं राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह ये तबला प्लेयर थे, तबला वादक। उसके बाद एक टेक्स्ट था नर्तन सर्वस्व। नर्तन इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होना चाहिए ये चीज, ठीक है। नर्तन सर्वस्व वॉज हिज फर्स्ट
लिटरेरी टेक्स्ट ऑन कथक। फर्स्ट लिटरेरी टेक्स्ट ऑन कथक, नर्तन सर्वस्व। फर्स्ट लिटरेरी टेक्स्ट ऑन कथक, राजा चक्रधर सिंह, ये तबला वादक थे। इनका कथक पे कौन सा लिटरेरी वर्क था? नर्तन सर्वस्व। उसके बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है इनके। इंपॉर्टेंट कंपोजिशन में एक है सबसे पहले कनन, जो ब्रज लैंग्वेज में है या ब्रज भाषा में है। एक है जोश करहत, निगाहें फरहत। ये उर्दू में है। और रत्न मंजूषा, ये संस्कृत लैंग्वेज में है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं इनके? राजा चक्रधर सिंह जो तबला प्लेयर थे, और नर्तन सर्वस्व इनका फर्स्ट लिटरेरी टेक्स्ट है कथक पे। इसके अलावा इनके इंपॉर्टेंट कुछ कंपोजिशंस हैं, जिसमें कनन ब्रज लैंग्वेज में, जोश करहत निगाहें फरहत उर्दू, और रत्न मंजूषा संस्कृत। अब इन्हें क्या कहा जाता है? तो ही वॉज फेमस है संगीत सम्राट। संगीत सम्राट, ही वॉज फेमस है संगीत सम्राट। राजा चक्रधर सिंह को क्या बोलते हैं? संगीत सम्राट। कुमार गंधर्व को कबीर ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड। और अब हम लास्ट म्यूजिशियन पढ़ते हैं। ये म्यूजिशियंस में एक लास्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, कौन? पंडित कार्तिक राम। ये रायगढ़ घराने से थे, और इन्हें क्या कहा जाता है? ये कथक डांसर थे। कथक डांसर। इन्हें कहा जाता है नृत्य सम्राट। नृत्य सम्राट। तो पंडित कार्तिक राम रायगढ़ घराने से थे, ये कथक डांसर थे, और इन्हें क्या कहा जाता है? नृत्य सम्राट। तो कौन कौन से अपन ने इंपॉर्टेंट पढ़े? सबसे पहले अपन ने तानसेन के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा, देन उस्ताद अलाउद्दीन खान जिन्होंने मैहर बैंड का निर्माण करवाया था। उसके बाद हमने देखा था शंकर राव पंडित। शंकर राव पंडित जो ख्याल स्टाइल में एक्सपर्ट थे। देन हमने देखा था कृष्ण राव जो उनके इम्पोर्टेंट डिसाइपल भी थे, बेटे भी थे, और उनकी मेमोरी पे उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी ग्वालियर में। देन हमने देखा था राजा भैया पूंछ वाले, जिनका वास्तविक नाम बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर था, ये भी शंकर राव के डिसाइपल थे। उसके बाद हमने हाफिज अली खान के बारे में देखा, जो सरोद प्लेयर थे और मंगस घराने से थे। उसके बाद हमने क्या देखा था? राजा चक्रधर सिंह और पंडित कार्तिक राम और कुमार गंधर्व। तो कुमार गंधर्व को कबीर ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड कहते हैं, महाराजा चक्रधर सिंह को क्या बोलते हैं? संगीत सम्राट, और कार्तिक राम को नृत्य सम्राट। तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ेंगे अपना इंपॉर्टेंट पेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश। इम्पॉर्टेंट जो ट्राइबल पेंटर्स हैं मध्य प्रदेश के, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिए थे। जैसे जब हमने ट्राइबल पेंटिंग पढ़ी थी, जिसमें हमने डिगना कला, ढोकरा कला, नूह डोरा अलंकरण या भील चित्रकारी, तो हमने उसमें कई सारे ट्राइबल आर्टिस्ट के बारे में देखा था, पेंटर, जैसे कि भूरी बाई, डिगना कला के लिए दुर्गा बाई व्योम, और भी कई सारे। अभी हम देखेंगे फेमस पेंटर्स। तो कौन कौन है? डीडी देवलालीकर, मतलब इनका फुल नेम है दत्तरिया दामोदर देवलालीकर। फिर थे इसमें नारायण श्रीधर बेंद्रे। उसके बाद देवयानी कृष्णा,
सैयद हैदर रजा, मकबूल फिदा हुसैन, जगदीश स्वामीनाथन और अफजल। तो इनके बारे में हमें केवल थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, वो अपने लिए काम आएगी, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है कि सैयद हैदर रजा कौन थे। तो ये मध्य प्रदेश के फेमस पेंटर थे। या तो आपसे पेंटिंग्स में, मतलब या तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सैयद हैदर रजा की कोई रचना पूछ ली जाए, या तो आपसे या कोई पेंटिंग, या आपसे पूछा जाएगा हु वाज नोन एज फादर ऑफ पेंटिंग इन मध्य प्रदेश। तो कौन था? दत्तरिया दामोदर देवलालीकर, है ना। तो फटाफट से अपन इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? दीदी देवलालीकर, दत्तरिया दामोदर देवलालीकर। ये इंदौर में इन्होंने क्या बनवाया था? फाइन आर्ट कॉलेज। इंदौर में इन्होंने फाइन आर्ट कॉलेज बनाया था, जिसे दत्तरिया दामोदर या देवलालीकर फाइन आर्ट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ही वॉज नोन एज फादर ऑफ पेंटिंग। हो सकता है ये चीजें आपको बुक्स में ना मिले, है ना, क्योंकि ये चीजें काफी रिसर्च करके मैं आप लोगों के लिए लिखी हूं और मेरे नोट्स में ये चीजें ऑलरेडी हैं। तो दत्तरिया दामोदर देवलालीकर ये मध्य प्रदेश के इंदौर से थे। ये इनके नाम पर इंदौर में इन्होंने क्या बनवाया था? देवलालीकर फाइन आर्ट कॉलेज। इन्हें फादर ऑफ पेंटिंग इन एमपी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में चित्रकारी का जनक। उसके बाद एक है देव कृष्ण जयशंकर जोशी। देव कृष्ण जयशंकर जोशी। देव कृष्ण जयशंकर जोशी, इनकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग सीरीज है रेड पगड़ी और ब्राइड बाइंग रेड बेंगल्स फ्रॉम वीकली मार्केट। तो कौन कौन सी है इनकी? तो सबसे पहले हैं दीदी देवलालीकर। इन्होंने इंदौर में फाइन आर्ट कॉलेज बनवाया अपने नाम से। इन्हें फादर ऑफ पेंटिंग इन मध्य प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट हैं देव कृष्ण जयशंकर जोशी। इनकी पेंटिंग सीरीज है रेड पगड़ी और ब्राइट बाइंग रेड बेंगल्स फ्रॉम वीकली मार्केट। नेक्स्ट एक हमने देखा किनका? मकबूल फिदा हुसैन। इनकी कौन सी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है मकबूल फिदा हुसैन की? तो इनकी है एक इंडियन वुमेन, पेंटिंग सीरीज है इंडियन वुमेन, हॉर्स एंड गणेश, सॉरी हॉर्स एंड गणेश। और फिर कौन सी है? पेंटिंग सीरीज नेम्ड गजगामिनी। गजगामिनी। तो कौन कौन सी हैं? ये है मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन में इनकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग सीरीज है इंडियन वुमेन, फिर है हॉर्स एंड गणेश, फिर है पेंटिंग सीरीज नेम्ड गजगामिनी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक तो देवयानी कृष्णा। देवयानी कृष्णा, तो जो देवयानी कृष्णा है उनकी टॉयज इन्फ्लुएंशियल पेंटिंग्स हैं। टॉयज इन्फ्लुएंशियल पेंटिंग्स।
ट्वाइस इन्फ्लुएंशियल पेंटिंग्स, देवयानी कृष्णा। उसके बाद नेक्स्ट है कौन, सैयद हैदर रजा। तो सैयद हैदर रजा जो हैं इनकी इंपॉर्टेंट है राजस्थान वाइट फ्लावर, डॉट राजस्थान वाइट फ्लावर डॉट इनफर्टिलिटी। तो ये क्या है इनकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग सीरीज। इन्हें कालिदास और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन से सम्मान से, अवॉर्डेड विथ कालिदास एंड पद्मश्री अवार्ड। और इंपॉर्टेंट कौन कौन सी इनकी पेंटिंग सीरीज है, राजस्थान वाइट फ्लावर डॉट एंड इनफर्टिलिटी। उसके बाद सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा के बाद एक है लक्ष्मी शंकर राजपूत, लक्ष्मी शंकर राजपूत। इनकी एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग सीरीज है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, अराइवल ऑफ रेन, अराइवल ऑफ रेन, फेमस पेंटिंग है इनकी अराइवल ऑफ रेन। और एक है विष्णु चिंचोलकर, विष्णु चिंचोलकर। इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसे कहते हैं ग्रुप फ्राइडे, ग्रुप फ्राइडे, ग्रुप फ्राइडे। तो लक्ष्मी शंकर राजपूत की फेमस कौन सी है, अराइवल ऑफ रेन। उसके बाद सैयद हैदर रजा, उन्हें कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया, एक है प्रोडीला क्रिटिक अवार्ड, दूसरा है कालिदास एंड पद्मश्री अवार्ड। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं राजस्थान इनफर्टिलिटी, फ्लावर डॉट, ये सारी। उसके बाद दत्तरिया दामोदर देवलालीकर हमने देखा, जिन्होंने डीडी या देवलालीकर फाइन आर्ट कॉलेज इंदौर में स्टैब्लिश किया, और साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ पेंटिंग इन मध्य प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जगदीश स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन। एक इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जगदीश स्वामीनाथन। जगदीश स्वामीनाथन ये मेंबर रह चुके हैं किसके, ही वॉज द मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी, ही वॉज द मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद इन्हें कालिदास अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, अवॉर्डेड विथ कालिदास अवार्ड। इन्होंने एक वीकली पेपर पब्लिश किया था, कौन सा करते थे, मजदूर आवाज, पब्लिशेज अ वीकली मैगजीन नेम्ड मजदूर आवाज। कांग्रेस सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर रह चुके हैं, मजदूर आवाज ये पब्लिश करते थे, और इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद ये भारत भवन के डायरेक्टर भी रह चुके, डायरेक्टर रह चुके हैं किसके, भारत भवन, भारत भवन के डायरेक्टर रह चुके हैं। कब से कब तक, 1982 से 1990 तक, 1982 से 1990 तक भारत भवन के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। कौन, जगदीश स्वामीनाथन। तो ही वॉज द मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी। इन्हें कालिदास अवार्ड से
सम्मानित किया गया। मजदूर आवाज एक वीकली मैगजीन पब्लिश करते थे, डायरेक्टर थे किसके, भारत भवन के। तो इम्पोर्टेंट म्यूजिशियंस और इम्पोर्टेंट पेंटर्स ये कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट थिएटर आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें बस एक दो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी के आप नाम याद रखें कि इनका संबंध थिएटर आर्टिस्ट से है तो वो भी चलेगा। चलिए तो देखते हैं फेमस थिएटर आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे पहले बाबा डीके, फिर अशोका कुमार और हबीब तनवीर। हबीब तनवीर। तो सबसे पहले बाबा डाइके, ये कहाँ से थे, ये थे नीमच से, और इनका इम्पोर्टेंट ड्रामा था अकल तांडव। कहीं कहीं पे इसे अखंड तांडव भी बोलते हैं और या फिर अकल तांडव। तो बाबा डाइके, अकल तांडव, फेमस क्या था इनका, ड्रामा, और ये कहाँ से थे, नीमच से। उसके बाद अशोका कुमार, फेमस बाय द नेम ऑफ दादा मुनि। दादा मुनि। उसके बाद इन्हें दादा साहेब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कौन से सम्मान से, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, या दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर रह चुके हैं ये। और इन्होंने 1911 में नव्या फिल्म से अपना कैरियर स्टार्ट किया था। किससे, नव्या फिल्म से। तो सबसे पहले हैं बाबा डीके। बाबा डाइके ये नीमच के हैं, अकल तांडव इनका फेमस ड्रामा है। उसके बाद अशोका कुमार, जिन्हें दादा मुनि के नाम से जाना जाता है, और इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका। 1911 में इन्होंने नव्या फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक हबीब तनवीर। तो हबीब तनवीर जो है वो रायपुर से थे, रायपुर से थे। और इनका इम्पोर्टेंट कौन कौन सी इनकी सब्जेक्ट्स हैं या मूवीज हैं, कौन कौन सी, एक है चरणदास चोर, शतरंज की मोहरें, पोंगा पंडित। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ना, थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो कौन कौन सी सीरीज हैं, चरणदास चोर, शतरंज की मोहरें, पोंगा पंडित, फिर गांव का नव ससुराल, मेरा दामाद। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इनके थिएटर के, तो ये जो है हबीब तनवीर, इनका पेन नेम था तखल्लुज। तखल्लुज। रायपुर से थे, चरणदास चोर, पोंगा पंडित, गांव का नव ससुराल, मोर नव दामाद, और शतरंज की मोहरें, ये इनके इंपॉर्टेंट क्या थे, थिएटर वर्क्स थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे कि नरहरि पटेल, सत्यदेव दुबे, बंशी कौल और ज्योति भट्टाचार्य। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका जो संबंध है वो थिएटर आर्टिस्ट से है। तो यहाँ पे हमारे थिएटर आर्टिस्ट भी समाप्त हुए। तो इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश का यूनिट 2 मतलब प्रीलिम्स का जो सिलेबस का यूनिट 2 है, जिसमें एमपी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का पूरा टॉपिक है, जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर के साथ पूरा टूरिज्म है और जो भी मिसलेनियस चीज़ें हैं वो हैं। तो वो हमारा यूनिट 2 आज कंप्लीट हुआ। फ्रॉम अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।